11 साल बेमिसाल या कितने सवाल। 11 साल यानी 4015 दिन और देश की राजनीति में आए कई बड़े बदलाव। गरीबों की बात हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, देश को कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेसवे हो या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो, मोदी सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ मैदान में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए और दावा किया कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मोदी सरकार ने सिर्फ नारे नहीं, बदलाव दिया है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की 11 साल का मतलब जवाबदेही शून्य, प्रचार असीम। उन्होंने रेलवे को बताया अराजकता का प्रतीक। कहा 2047 के सपने दिखाने वालों ने 2025 की बात करना छोड़ दी है। जहां बीजेपी ने 11 सालों को विकास का युग बता रही है, वहीं विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या सिर्फ भाषणों में विकास हुआ है? क्या सचमुच 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए या फिर ये आंकड़े भी चुनावी जुमलों का हिस्सा हैं? तो आज के इस शो में इन्हीं दावों पर चर्चा, मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां, विपक्ष के सवाल और डेटा क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। जो विकास की बात हवा में की जा रही है कि भी विपक्ष जो पूछ रहा है कि हवा में ही विकास हुआ, तो धरातल पर जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, इस पर भी नजर डालेंगे, इस पर भी डिबेट करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। और हम सब जानते हैं कि ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृत काल। नौजवान को रोजगार की जब बात करते थे तो नौजवान का रोजगार कहाँ गया? कहाँ गया आपका वादा? कहाँ है सरकारी नौकरियाँ? क्यों भर्तियाँ नहीं हो रही हैं? क्यों संविदा के नाम के ऊपर आप आरक्षण को ख़त्म कर रहे हो? आप आरक्षण तो खाए जा रहे हो, आरक्षण को तो आप छोड़ नहीं रहे हो। संविदा के नाम के ऊपर सब खत्म कर दिया आपने, लेकर नीचे से और ऊपर तक सब। कितना बैकलॉग हो गया नौकरियों के अंदर, उसको भी गिनवा दें। किसान को दुगनी का वादा किया था, किसान अपना लागत मूल्य नहीं निकाल पा रहा है, उसको भी गिनवा दें। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। आतंक को जवाब दिया होता तो पहलगाम के कातिल मारे जाते सबसे पहले। आतंक को जवाब दिया होता तो पहलगाम की घटना ना होती। तो आज सवाल ये, 11 साल बेमिसाल, फिर विपक्ष क्यों हो रहा है लाल? 2047 का सपना 2025 के हिसाब पर बात नहीं, देश में विकास हुआ है या सिर्फ प्रचार हुआ है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, राजेश भट्ट, प्रवक्ता एलजेपीआर, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बादशाह आलम, प्रवक्ता आरजेडी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी से शुरुआत कर रहे हैं। अनंत अमित जी, विपक्ष कह रहा है सिर्फ प्रचार हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले 11 वर्षों का जो हमारा कार्यकाल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये किसी से, देश और दुनिया किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से हमने विकसित भारत में अमृत काल के दौरान जो विकास की नई गाथाएं लिखी है, ये पूरी दुनिया ने देखा है और देख रही है। और देश की 140 करोड़ आबादी जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री की तरफ, हमारी सरकार की तरफ आंख में टकटकी लगाए बैठी हुई थी और हमने विकास की नई नई गाथाएं लिखी है, वो किससे छुपा नहीं है। हमारा यह संकल्प था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर हम सफल हुए हैं। और विगत 11 वर्षों में हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से हमारी 11 वर्षों की सरकार ने नए नए कीर्तिमान, चाहे महिला सम्मान की बात हो, किसान की आय दोगुनी करने की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे और सड़क बनाने की बात हो, हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको मैं ये आप
आपके 1 घंटे के डिबेट में मैं 11 साल के कार्यकाल को मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि 11 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे जो झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये 1995 में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी और इसका उद्घाटन शिलान्यास किया गया था, लेकिन इसका 6 जून 2025 को इसी चिनाब नदी ब्रिज पे बनाया गया। ये हमने पूरा करके भी दिखाया, ये आपके स्क्रीन पे ही दिखा रहे हैं आप जिस तरीके से। ये एक उदाहरण हम बता रहे हैं, इस तरीके के कई तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कि मैं आपको गिनाऊं तो गिनते गिनते सुबह से रात हो जाएगी, 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हम एक एक चीज बताना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से देश विकास की, विकसित भारत में नए आयाम की तरफ 2047 का जो माननीय मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, उन तमाम योजनाओं को हम सड़क पे और तमाम योजनाओं को अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उस तक कैसे विकास पहुंचाया जाए, ये हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों से छुपा भी नहीं है। ठीक है, यश के पास जा रहे। यश, आपसे, आपकी सरकार के काम से बहुत खुश नजर नहीं आ रहे और मुझे लगता है तरकश में कई हथियार लेकर आएंगे आज, सवालों के हथियार जो आज पूछने वाले हो। यश, आप संतुष्ट तो नहीं होंगे मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज से? मोदी सरकार 11 साल को बेमिसाल बता रही है। जब आप भी जानते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और नहीं हो सकता हूं, तो कारण भी आप जानते होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में है इसलिए या फिर एक आम नागरिक की हैसियत पर? नहीं, सुनिए, कारण जानते होंगे नहीं, आप कारण जानते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार ने एक पूरा पन्ना सिर्फ भारतीय मीडिया को समर्पित किया है अभी हाल ही में, उसका भी कुछ कारण रहा होगा। और ये जो इस समय आपकी स्क्रीन पे ये नौटंकी दिखाई जा रही है, ये सब कुछ उस खबर में कवर किया गया है। कैसे हमारे देश का कायर प्रधानमंत्री फौजियों के बीच में जाके फौज के नाम पे वोट मांगता है और असल में कुछ नहीं करता है। कैसे हमारा प्रधानमंत्री, नहीं, वो आप अपने प्रधानमंत्री को कायर कह रहे हैं, क्या ये शब्द उचित है? बिल्कुल कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं। क्या ट्रंप आपको मुंह पे कायर कह रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे। ट्रंप के खुद लॉस एंजल्स में आग लगा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप से लोग खुद उसके अलाइज छोड़ कर भाग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की क्या आप यहाँ परिभाषा दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो क्या खुद अलग थलग पड़े हुए हैं भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप के एमपीज उनको छोड़कर जा रहे हैं। आप किसी ऐसे आदमी का एग्जाम्पल लाइए, आप बार बार डोनाल्ड ट्रंप की आप लोग जाकर चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो ना विवेक, आप जो कह रहे हो ना, उसी को हम डाल देते हैं टैग करके सब जगह कि भैया हमारा मीडिया ट्रंप के बारे में ये सोचता है। नहीं, आप ही नहीं, अरे सोचता क्या, लॉस एंजल्स में आग नहीं लगी हुई है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं छोड़ दिया, दोनों की राहें जुदा नहीं हो गई हैं। 4-5 एमपी ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं छोड़ दिया है। मैं इंडियन मीडिया सोच रहे, देखिए यश वाले सड़ी हुई प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट सुना रहे थे, आपने बीच में नहीं बोला, अभी मेरे बीच में भी मत बोलिए भैया। तो उनका 11 साल का कामकाज का हिसाब तो लेंगे ना। अरे विवेक जी, फिर आप ही बोल लीजिए, मैं हट जाता हूं। ये जुमला 11 की टीम जो आप दिखा रहे हैं टीवी पे, उसको दिखाते रहिए, बीजेपी वाले को सुनते रहिए, बकवास उनकी, जुमले, झूठ, बेवकूफी की बातें, विकास काल और पता नहीं क्या क्या। अरे डेटा बताइए ना, क्या झूठ झूठ झूठ, क्या डेटा, क्या जल्दी बताइए प्लीज, थैंक यू। नहीं, डेटा मैं क्यों बताऊं, आपको नहीं पता? 12,700 MSME सिर्फ पिछले साल बंद हुए हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं आप? इनका उद्घाटन किया हुआ फ्लाईओवर एक दिन नहीं चलता है, अगले दिन गिर जाता है। ये न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट खराब कर देते हैं, नए नए रेलवे स्टेशन खराब कर देते हैं, मेट्रो स्टेशन हवा में उड़ जाता है। और कौन सा डेटा चाहिए आपको? क्या आप भी इनको देख देख के सुन के इन्हीं के जैसे हो गए या पहले से ही हैं? मुझे लगता है 11 साल में ये जुमला 11 ने इस देश को सिर्फ बर्बाद किया है। इनको क्या हक है इस समय सेलिब्रेशन बताने का? ये क्या पगड़ी पहन के फोटो डाली है? मणिपुर जल रहा है 2 साल से, हिंसा की फिर खबरें आ रही हैं। किस बात का उत्सव मना रहे हैं बीजेपी वाले? ये पुंछ के आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाते, इनकी आंखों के सामने पाकिस्तान को यूएनओ में कुर्सी मिल जाती है, ये कुछ नहीं कर पाते। और आप मुझे डरा रहे हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री की आलोचना ना करूं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, उसको क्या कहूं मैं कि वाह क्या शौर्य है, क्या गाथा है, वाह, ये कहूं मैं? इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, हर कोई इस सरकार से जवाब चाहता है, लेकिन इस सरकार के लोग बिल्कुल बेशर्मी लाद के वही घिसी हुई स्क्रिप्ट रोज सुनाते हैं, आप रोज सुनते हैं, जनता रोज देखती है। कब तक चलेगा ये? ठीक है, मैं आपके सवाल लेकर मैं एलजेपीआर के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश भट्ट जी। राजेश भट्ट जी, ये जो एलिगेशन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और
ये एलिगेशन सिर्फ यश के नहीं है, कांग्रेस पार्टी में जितने भी लाइनअप्स हैं सीनियर नेताओं के, उनकी तरफ से भी यही एलिगेशन लगाया गया है कि सिर्फ प्रचार किया गया, विकास नहीं हुआ अभी तक। ऐसे ही एलिगेशन के कारण कांग्रेस आज जो है हाशिए पर है और पूरे देश की जनता ने उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं कहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ 75 वर्षों के शासन काल में इनके बौद्धिक गुलाम से आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है देश, और इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कौन से डेटा दे पाए? आपने अभी पूछा ना साहब, विवेक भाई आपने पूछा, आप पत्रकार हैं, सम्मानित लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, क्या यही लैंग्वेज होना चाहिए? कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ये प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहते हैं? ये कौन सा विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं भाई? देखिए, आपके चैनल के दर्शक देश से बाहर भी देख रहे होंगे ना, यह भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। क्या किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में गरिमा का पद होता है प्रधानमंत्री? क्या मैं यश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके प्रधानमंत्री नहीं है? वो देश से बाहर के लोग हैं। देखिए, कम से कम सम्मानित मर्यादित भाषाओं का सामाजिक जीवन में शुचिता का बड़ी महत्व होता है, और हम जब भी बात करें सामाजिक मंचों पर तो कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। यह बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी की गरिमा का ख्याल रखते हुए हम सम्मानित शब्दों का प्रयोग करना सीखें। यह कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। इनके दिल में आज एनडीए सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति कितनी घृणा है, कौन सी मानसिकता से जी रहे हैं, इस बात को भी दर्शाता है। और ये बात करते हैं 75 वर्षों में जिस बौद्धिक गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था देश, आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो इन्हें बेचैनी हो गई है, बौखलाहट हो गई है। अरे भाई, आपने किया क्या? 75 वर्षों तक भ्रष्टाचार और लूट की सारी सीमाएं आपने लांघ दी। आपने अपने परिवार से बाहर किसी को देखा क्या? किसी को प्रधानमंत्री बनने दिया? बाबू जगजीवन राम जैसे लोगों को आपने कहां पहुंचा दिया? कई लोग थे आप ही के दल में, किसका आपने सम्मान देखा? भारत रत्न की बात होती है तो 3-3 परिवार के ही लोगों को भारत रत्न दे देते हैं। अरे साहब, ये एनडीए की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता से आप अपनी तुलना करेंगे? भाई, ये परिवारवाद से बाहर राष्ट्रवाद की सरकार चल रही है, और इसकी तुलना आप कर नहीं सकते। इस पर आपको कोई बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप विकास की बात करते हैं, कौन से विकास की बात करते हैं? यश कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? यश के कोई सवाल है? कौन सी विकास की बात करते हैं? यश श्रीवास्तव को सवाल है। यश श्रीवास्तव, जल्दी से, आपका क्या सवाल है? हाँ, ये क्या कह रहे हैं? परिवारवाद, एलजेपीआर, ये चिराग पासवान वाले हैं ना। चिराग पासवान कहां से आए राजनीति में? 2012 में तो हीरो बने घूम रहे थे। किसके साथ फिल्म में हीरो थे वो भी बताऊं फिर अभी मैं। परिवारवाद की बात करेंगे आप? ये जो आप कर रहे हैं ना महोदय, मुझे आपका चेहरा और नाम नहीं दिख रहा है, जो सॉफ्टवेयर है कुछ गड़बड़ है ये, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा भारत देश में होता नहीं था हमेशा से। ये जो आप कर रहे हैं, ये इसके पहले एक और देश में होता था जिसका नाम उत्तर से शुरू होता है, ठीक है? इसको विशुद्ध चापलूसी कहते हैं जो आप कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है 11 साल में आपने किया क्या? क्या आपने मणिपुर का विवाद सुलझाया? क्या आपने पहलगाम के आरोपियों को पकड़ा? क्या आप उन तमाम भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को पकड़ पाए? आपके यहाँ फ्लाईओवर गिर जाता है? आपके यहाँ एक आदमी अपने खुद के टोल बना लेता है? आपके यहाँ फर्जी कोर्ट चलता है? आपके यहाँ अपराध हर राज्य में ऊपर चढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। गुजरात में हजारों औरतें गायब हैं, किसी को कोई खबर ही नहीं है। गन्ने की खेती करने वाली सैकड़ों औरतों का गर्भाशय निकाल दिया जाता है उनसे बिना पूछे। आपने कुछ किया, कुछ बोला? आ गए बड़े यहाँ पे चमचागिरी बताने। ये जो झंडा हिला रहे हैं जिस ब्रिज पे, उसका प्रोजेक्ट सन 83 से चल रहा है। उमर अब्दुल्ला 8वीं क्लास में थे, उन्होंने बताया है, इन्हीं प्रधानमंत्री को बगल में बैठा के। आप फोटो दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्या करें इनकी फोटो का? ये देश आज रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, व्यवसाय चाहता है। अरे भाई साहब, आरोप सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, कुछ फैक्ट भी पेश करेंगे? या मैं बता दूं, आंकड़े देश देख रहा है। इस चैनल के माध्यम से आपकी मानसिकता से लोग अवगत हो रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि आपने अपना जो है
छिपा हुआ रूप भी जो है पूरे देश को स्पष्ट कर दिया। आज किसी को ये भ्रम ना रह जाए कि कांग्रेस अब भी कुछ कर सकती है। वैसे तो पूरे भारत की जनता जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया। सिर्फ परिवार। वाड्रा जी कौन थे, सोनिया जी कौन है? अरे भाई, देश ऐसे चलता है क्या? आप डेटा की बात करते हैं, डेटा मैं दे रहा हूं। कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है। आज किसान क्रेडिट कार्ड को 3 से 5 लाख रुपया बढ़ाकर कर दिया गया। देश किसानों से चलता है। 70% किसान लोग को इसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा। इसी सरकार में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान एक और जहां विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल प्रभावित ना होकर कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी और मेक इन इंडिया के साथ रक्षा, चिकित्सा, कई क्षेत्रों में नए प्रयोग के तहत स्वावलंबी भारत की ओर हम अग्रसर हुए। आप आज जान लीजिए कि इकोनॉमी जो है 10वें से 4थे नंबर पे है विश्व में। और जिस कश्मीर की बात करते हैं आप, कश्मीर में जाते थे और दुम हिलाते थे, पाकिस्तान के पिछलग्गू बने हुए थे ना। आज 370 धारा हटी और कश्मीर के लोग सुखद महसूस कर रहे हैं। आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? रेल की बात कर रहे हैं। रेल पर में कई नए परियोजनाओं को जो है पूरा किया गया। आज हम उत्तर से दक्षिण तक रेल से जुड़ पाए हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनकी सरकार। आज हम श्रीनगर तक अपनी रेल को अरे पहुंचा बेसिक पाए आप हैं। देख लीजिए, अब युवाओं पूरे के लिए देश सर में आईआईटी, वंदे एम्स, भारत का दौर चल रहा है। IIM ये सब भी मैं बढ़ गए। इनको बता एयरपोर्ट्स रहा की हूं। संख्या काफी मैं बढ़ गई इनको है बता रहा हूं। जी। आज 2 से लेकिन यश 2 नहीं से मान रहा है। 24 मुझे लगता है एम्स पूरे देश में। धर्मेंद्र जी भी नहीं मैं मानेंगे। इनको बता धर्मेंद्र रहा सिंह जी के पास जा रहा हूं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको क्या लग रहा है? आपका आकलन क्या कह रहा है? मैं यश 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी। विवेक जी नमस्कार। पैनलिस्ट साथियों को, आपको, आपके सभी दर्शकों को, देखिए ऐसा है 11 वर्षों की उपलब्धि का अगर ढिढोरा पीट रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को, देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। लगातार इनको तीसरा कार्यकाल मिला और कम से कम दोनों कार्यकाल में जो ये वादा चाहे 14 के चुनाव में करके आए, चाहे 19 के चुनाव में करके आए, चाहे विभिन्न राज्य सरकारों के चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था, समीक्षा का दिन था। आज 11 साल बेमिसाल लिखने के पहले उसकी समीक्षा कर लेते, क्या हमने जो वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्या इन्हीं के सरकार के काल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर पहुंच गया, उसके क्या कारण थे। या पर कैपिटा इनकम में भारत 143rd ग्लोबली ग्रेड जो है इन 25 में, आउट ऑफ 127 टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर में 127, और उसमें पर कैपिटा इनकम 143rd। अगर ये पहुंच गया तो इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अगर इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का प्रतिवर्ष, अगर नहीं पूरा हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और CMIR के आंकड़े के अनुसार भारत पिछले कुछ सालों में, आवाज जा रही मेरी? बिल्कुल जा रही है, बोलिए आप। मुझे लगता है आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। बादशाह आलम जी के पास जा रहा हूं। बादशाह आलम जी, कैसे देखते हैं आप इन 11 सालों को? सर, ये 11 साल में ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इनकी उपलब्धियां हैं, ये इनको बताना चाहिए। कम से कम मोदी जी को आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेना चाहिए थी कि 11 साल में हमने क्या क्या, हमारी उपलब्धियां हैं, क्या क्या हमने वादे किए थे और क्या क्या हमने पूरे किए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 11 साल के अंदर ये भ्रष्टाचार ही होता रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी को फुर्सत ही कहाँ है हिंदुस्तान में रहने की। ये 11 साल में इन्होंने 166 कंट्री की सफर की है और वहां से जितना पैसा इनके उस पे खर्च हुआ है इनके विदेश जाने में, उतना कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आया भी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। अगर उतने ही पैसे, मैं आपको एक ये डिटेल बता देता हूँ, इन्होंने 2014 में 10 देशों की विशेष यात्रा करी, जिसमें 83 मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने 88 विदेश यात्राएं की है, 73 देशों का दौरा किया है। हाँ, वो किसी में 10-10 बार गए हैं, किसी एक देश में 10-10 बार भी गए हैं, 7 बार गए हैं, 8 बार गए हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि टोटल खर्चा ये इन्हीं के वेबसाइट पर है। ये हमने इसको अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। ये 2015 में 28 देशों की यात्रा करी, 1.38 करोड़ अरब रुपया खर्च हुआ।
2016 में 19 देशों में करीब 78.39 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 2017 में इन्होंने 14 देशों में अपनी विदेश यात्रा करी, 76.51 करोड़। 2018 में 23 कंट्री गए, 80.55 करोड़। 2019 नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? विदेश यात्रा में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए, विदेश यात्रा में जाइए, अपनी पॉलिसी विदेश नीति लाइए, फॉरेन लाइए, लेकिन अभी तो इनका देखिए। आप ये क्यों नहीं बताते कि अभी धान की एमएसपी 2013-14 में क्या थी बादशाह आलम जी? मैं अगर किसान हितैषी पार्टियों से अगर पूछूं कि कोई मुझे 2013-14 की प्रति क्विंटल धान की एमएसपी बता दे, गेहूं की एमएसपी बता दे, बाजरा की बता दे, मूंग की बता दे, सूरजमुखी की बता दे, कोई डेटा आपके पास? 11 साल में इनका वादा था कि किसानों का इनकम ये दुगुना करेंगे। क्या ये दुगुना हो गई किसानों की इनकम? मेरी जानकारी के हिसाब से धान जो 1059 रुपए प्रति क्विंटल था, आज की तारीख में 2369 रुपए प्रति क्विंटल है, जो दोगुने से कुछ ज्यादा है। गेहूं की एमएसपी प्रति क्विंटल 1350 रुपए थी, आज 2425 रुपए है, लगभग दोगुनी है। बाजरा जो है था 1525 रुपए प्रति क्विंटल था, आज की तारीख में 2775 रुपए प्रति क्विंटल है, लगभग दोगुनी है। मूंग 4268, आज 8768 है। सूरजमुखी 4021 और आज की तारीख में 7721 रुपए प्रति क्विंटल पर एमएसपी तय की गई है। ये सर कब का रेट है? ये 2025 को बता रहे हैं आप? हाँ, इसी साल का है सर, इसी साल में एमएसपी ऐलान किया गया है। तो इसका मतलब ये किसान हमारे खुशहाल हो गए? तो आप बताएं, मैंने एमएसपी बता दी, आप लोग एमएसपी की बात कर रहे थे, आपने मोदी के विदेश दौरे की बात की। नहीं, हमने मोदी जी की विदेश दौरे की बात इसलिए किया कि जितना एक्सपेंस इनके ऊपर आया, जितने खर्चे हुए हैं, उसका भी तो कोई हिसाब किताब होना चाहिए। अगर उतना पैसा किसी एक स्टेट में लगा दिया है तो वहां की डीजीपी कहां से कहां पहुंच जाएगी? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 11 साल में जो इनकी उपलब्धियां हैं, अरे हमारा तो एक रिक्वेस्ट है ये बीजेपी वालों से कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करा दो गांधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्या क्या उपलब्धियां हैं जरा उनके मुंह से भी तो हम लोग सुन लें। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे, कौन कौन देश छोड़ के भाग गया, कितना कितना करोड़ यहाँ से ले गया। क्या है भ्रष्टाचार? क्या कौन सा करप्शन? पिछले 11 साल में कोई एक बड़ा घोटाला ही बता दीजिए। चलिए, अब 11 साल ये राफेल ही का ले लो ना, राफेल में घोटाला नहीं हुआ है क्या? कौन सा कोई कागजात इसके सामने आया? हाँ, इसकी कौन से राफेल की बात कर रहे हैं बादशाह साहब? इसकी फाइल कहाँ गुम हो गई? कोई फाइल गुम नहीं हुई भाई साहब। कौन सा घोटाला? ये घोटाला तो कोर्ट में भी लेकर गए थे, फिर कोर्ट से बैरंग वापस लौटे। भाई विपक्ष इस घोटाले को कोर्ट में भी लेके गया था, कोर्ट से फिर बैरंग वापस लौटा विपक्ष इस घोटाले के बारे में। बंद लिफाफा गया था कोर्ट में। हाँ, तो कोर्ट ने देखा होगा ना बंद लिफाफा। अब बंद लिफाफा का क्या मतलब होता है वो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। नहीं, वो बिहार वाला मतलब कुछ और होता होगा, अब कुछ और मतलब निकाल लिया। अनंत अमित आपको कुछ कहना चाह रहा है? अनंत अमित जी, देखिए विवेक जी, ये बादशाह साहब उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार की जननी रही है, जिस पार्टी और पूरा देश जानता है कि चारा चोरी करके लालू यादव जी ने क्या किया और बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो बादशाह जी, आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती है। विवेक जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। अभी मैं कांग्रेस को भी सुन रहा था, अपने मित्र को, सपा को भी सुन रहा था, आरजेडी को भी सुन रहा। आरजेडी ने बात कहां से शुरू किया? भ्रष्टाचार से। आपने सही सवाल किया। मैं आपके माध्यम से पुनः इन तीनों मित्रों से पूछना चाहता हूं कि 11 वर्षों का एक करप्शन का चार्ज माननीय मोदी जी पे बता दीजिए। एक बड़े भ्रष्टाचार बता दिया, छोटे भ्रष्टाचार बता दीजिए, एक भी आप नहीं गिना सकते हैं। होता क्या था विवेक जी, 11 वर्ष के पूर्व तुष्टीकरण की राजनीति और सीट बचाने के लिए ये तमाम इंडी गठबंधन जो बनी हुई है ना, ये तमाम ऐसे दल मिलकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक राजनीति कर रहे थे। लेकिन 11 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, नीति और नियत दोनों बदली है। भारत का समीकरण बदला है, भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आज जिस तरीके से भारत आर्थिक स्थिति में चौथे पायदान पे पहुंचा है, आज जापान जैसी कंट्री को भारत पीछे करके आगे बढ़ा है। तो ये लेकिन विपक्ष बार बार ये पूछता है आनंद भाई कि जब भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कोविड काल पीछे छूट चुका है, फिर भी हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं? निश्चित तौर पे हम लोगों को आत्मनिर्भर कर रहे हैं या फिर लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं? आत्मनिर्भर के मामले में विवेक जी आप देखिए, चाहे हमारे देश की महिलाएं हो, हमारे देश के युवा हो, जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनके आज आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से आज दुनिया को हम जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्यों सरकार पर डिपेंडेंट रहे?
एक कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस का 60-65 वर्षों का कार्यकाल जो रहा, जिनके वजह से आज भी 80 करोड़ लोग, हमें भी ये इस बात का अफसोस होता है कि लोग लाइन में लगा के फ्री अनाज के लिए लोग खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है जी, कांग्रेस की वजह से। ठीक है, आज 25 विवेक जी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा नीचे से बाहर आए हैं। ये हमारी सरकार का देन है। 11 वर्षों का 25 करोड़ की संख्या बहुत होती है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं। तो वही 80 करोड़ लोग कौन है फिर? निश्चित तौर पे 80 करोड़ यही है ना, ये कांग्रेस की देन थी ना। आज सर, देश की आबादी 140 करोड़, 25 करोड़ बाहर आ गए, 80 करोड़ का फ्री में राशन दे रहे हैं, तो ये 80 करोड़ लोग कौन है? ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश की जनता है। गरीब है, गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास है, इलीट क्लास है, कौन सी क्लास है? विवेक जी, जैसे हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लो मिडिल क्लास के लोग हैं, और जिस तरीके से हमारी 11 वर्षों पे हमारी सरकार ने मिडिल क्लास पे जितना काम किया है, चाहे ओबीसी के लिए, एससी के लिए, ठीक है, या के लिए, वो किस पानी है जी। यश श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं। आपने कहा कांग्रेस की वजह से 80 करोड़ लोगों को मजबूर होना पड़ा है लाइन में खड़े होने के लिए। अगर आप लोगों ने कुछ काम किया होता तो शायद यह स्थिति आज की तारीख में नहीं होती। यश श्रीवास्तव जी। विवेक, एक तो किसान यदि इतना खुश है जितनी ये बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो में फिर से दिखा देता हूँ। ये घुटनों के बल मध्य प्रदेश में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने गए थे किसान, एमएसपी के लिए। इनके साथ अन्याय हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। इस देश में 86,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में किसानों को मनरेगा के लिए, किसानों को नहीं मनरेगा के लिए हुआ है, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कहाँ होता है? इंडेक्सेशन के रिलीफ को हटा के, जिसको दबाव में फिर बहाल किया जाता है। इस देश के ज्यादातर एमएसएमई बंद किए जा चुके हैं। हर नई इंडस्ट्री या तो अडानी चला रहा है या अंबानी है, 2-4 इनके गिने चुने लोग। यही कारण है कि अगर आप इस देश में जो कह रहे हैं एमएसएमई के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो कोविड की वजह से आया था ना सर? नहीं विवेक जी, ऐसा नहीं। एमएसएमई के ऊपर जो इम्पैक्ट आया था वो पूरी दुनिया में आया था, लेकिन इस देश में उसके बाद एमएसएमई के बंद होने का जो रिकॉर्ड है वो सुधर नहीं पाया। अभी जो बात हो रही थी बार बार, देखिए, देश की टॉप 1% जनसंख्या आधी से ज्यादा देश की संपदा को कंट्रोल में किए हुए, और देश का निचला 50% वर्ग 3% संपदा पे चल रहा। इस देश को चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था बताने वाले इस देश की गरीबी का कारण है। अगर टॉप ऊपर के लोगों को हटा दिया जाए तो इस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम इस जीडीपी में सिर्फ 1700 कुछ डॉलर है, जो बहुत कम है। अफ्रीकन देशों के आसपास कहीं आती है। ये सच है। और ये जो फालतू की बातें हो रही हैं और ये जो चापलूसी का और चाटुकारिता का बेशर्मी से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये टाइम पास हो रहा है। देश की जनता इन्हें देखती रहे, सुनती रहे, एक अनजाने भविष्य को लेके सोचती रहे कि होगा होगा होगा, 47 में होगा, 100 साल बाद होगा, 1000 साल बाद होगा। आज के जो लोग हैं उनके पास जो जीवन है, जो समय है, उसको ये सरकार बर्बाद कर रही है। ये आज का सच है। बाकी सब इनकी फालतू बातें जो इनको कहीं पर सिखाई जाती हैं, इनको पूछिए 80 करोड़ लोगों को अगर कांग्रेस ने गरीब किया है तो ये क्यों नहीं अपनी उस बेनामी संस्था से पैसा खोल देते जनता के लिए, जिसका ना ये टैक्स देते हैं, ना ऑडिट देते हैं, ना पंजीकरण कराते हैं। इनकी पार्टी फंड में पिछले 11 साल में इतना पैसा आया है जितना पिछले 60 साल में कांग्रेस के पास नहीं आया, किसी पार्टी के पास नहीं आया। 300-400 इनके नए नए कार्यालय बन रहे हैं। कार्यालयों का नक्शा देखिए जी, ये बात भी और तो सच है ना सर। देश से पूछिए, 2014 में जब आप छोड़कर गए थे तो भारत की जो इकोनॉमी थी 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, आज 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। तो 11 साल में इकोनॉमी भी तो डबल, इकोनॉमी साइज भी तो डबल हो गई। विवेक जी फिर से याद कीजिए जरा, जब 2004 में यूपीए आई थी तब इकोनॉमी कितनी थी? मेक इन इंडिया का पहल आप देख लीजिए। मेक इन इंडिया कुछ नहीं कर रहा है विवेक जी। 100 ट्रिलियन का, 100 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट है सिर्फ चाइना के साथ। आपका जो है डिफेंस एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है, डिफेंस में जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसका $50,000 का जो टारगेट है वो है 2030 तक। इसके अलावा मैं जनधन योजना में लगभग 50 करोड़ खाते खोले गए, जीरो बैलेंस। मैं आपके इस चैनल के ब्रॉडकास्ट का वीडियो डाउनलोड करके फोटोशॉप से अपना लोगो चिपका के कह देता हूं कि मैंने मीडिया चैनल बनाया है। आप मान लेंगे क्या? आपके देश में एक इंपोर्टर बैठा हुआ है जो इनका दोस्त है, वो बाहर से लेके आता है, अपना लेबल लगाता है और उसके बाद उन्हीं लोगों को बेच पाता है जिनसे पहले से इनकी साठगांठ है। अमेरिका को तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे आप, और अगर आप इतने बड़े एक्सपोर्टर हो सर, तो आप अमेरिका दुनिया का 80% हथियार
खुद बनाकर बेचता है, वो इस मार्केट का लीडर विवेक है, वो जी हमसे कुछ नहीं हथियार क्यों करता लेगा? है वो। सुनिए जी सुनिए, अगर आप इतने बड़े एक्सपोर्टर हो तो पहलगाम हमले के बाद की आफ्टर मैच में आपके विमान गिराए गए, ये विश्व मीडिया क्यों बता रहा था? आपने कितने दिनों बाद उस बात को स्वीकार किया है? क्यों आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी? अरे आपके पास उस रफाल का सोर्स कोड तक नहीं है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जहाज बनाने वालों को आप पता पैसा नहीं देके कौन सी खरीद रहे हो। जी कौन सा अखबार और कौन सा चैनल देख रहे थे। मैंने जहां तक सुना है, मैं ये बात भारत के आपके एयर चैनल पे डिफेंस की 3-4 चर्चा बार बोल काफी चुका ज्यादा हूं हुई है विवेक दुनिया जी। भर में। मैं ये भारत बात के एयर आपके डिफेंस चैनल की पे चर्चा 3-4 दुनिया बार भर बोल में चुका काफी हूं। ज्यादा हुई है, जहां तक मैंने। कुछ नहीं हुआ और है। बाकी अगर जो हुआ है तो इस बाकी देश जो के खबरें लोगों आपने को उसका पढ़ी, फायदा क्यों नहीं मिल रहा? मैं उन अखबारों का नाम नहीं लूंगा, उसमें मोस्टली चाइना स्पॉन्सर्ड हैं और यूएस वो सब स्पॉन्सर्ड क्यों? हैं। आप क्यों नहीं है जो चाइना डिफेंस, स्पॉन्सर्ड? अरे भाई साहब, उनको अपना आप भी तो हो डिफेंस, सकते हो ना। उनको अपना डिफेंस आप भी हो बाजार सकते देखना है हो सर। चाइना स्पॉन्सर्ड। आप कहाँ है? चाइना को अपना डिफेंस भाई बाजार देखना है, यूएस को अपना डिफेंस बाजार देखना है। वो जाहिर सी बात है आपके अच्छा, तो हथियारों को आपको क्या डिफेम देखना करेंगे। है? आपको सारा क्या खेल देखना है पब्लिसिटी विवेक का जी? है। मैं विवेक जी आपको जी क्या देखना है? रील देखना है आपको तो अश्विनी वैष्णव का इंस्टाग्राम हैंडल खोलिए। उनके पास काम नहीं है, रील है, वो देखिए आप। खूब रील है उनकी। नहीं, मुझे इस लगता है देश रील के आजकल आप ज्यादा प्रधानमंत्री देख रहे हैं, ने अलग अलग एक तरीके के प्रेस वीडियोस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, नहीं की। अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप से विवेक जी क्या आप व्हाट्सएप मुझे नहीं चैट बोलने लेकर देंगे? सामने आ रहे हैं। क्या आप मुझे नहीं बोलने देंगे विवेक जी? मैं पौने जितनी बार 12 बोल रहा करोड़ हूं, शौचालयों का उतनी बार निर्माण हुआ है। पौने 12 करोड़। जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार आप बीच में बोल रहे हैं विवेक जी। क्या मैं रुक जाऊं? आपने कंटिन्यूअसली 2-2.5 मिनट बोला है श्रीवास्तव, क्या बात कर रहे हैं आप? हर बार आप बीच में बोल रहे हैं। मैं मुझे आप इसीलिए चिल्लाना जब पड़ रहा है। डेटा पर नहीं रहते, फिर मैं डेटा पर रहता हूं, फैक्ट पे अरे रहता हूं। कौन सा डेटा चाहिए आपको? देश के 56% IIT IIM बिना फैकल्टी के चल रहे हैं। IIT और IIM में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये खबर क्या आप नहीं जानते या बताना नहीं ये चाहते? मुद्दा तो कभी पार्लियामेंट में उठता ही नहीं है। पार्लियामेंट में ईवीएम का मुद्दा उठता है कि भाई बैलेट बॉक्स से चुनाव करा दो। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा मुद्दा उठाएं? ये वाला जो मणिपुर उठाया, IIM सुनिए, में टीचर्स नहीं है, ये मुद्दा हमने उठाइए कभी। मणिपुर का मुद्दा उठाया। हमने शिक्षा संस्थानों में खाली नियुक्तियों का मुद्दा उठाया। जी हमने ठीक है, महंगाई का मुद्दा उठाया। जी मैं हमने राजेश बताया कि मैं राजेश भट्ट जी सरकारी के पास जा रहा हूँ। साधन मैं बेसिकली ये देखता हूँ, ईडी, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, बस ये 2-3 मुद्दे रहते हैं। मुझे लगता है वोट की चिंता जी कि आप एक नेशनल चैनल के पत्रकार होते हुए भी सिर्फ वही फोकस कर पा रहे हैं। हम ये मुद्दे हम तो सब उठा रहे हैं भाई। मैं खुद आपसे महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, कश्मीर, पहलगाम, इनकी सारी विफलताएं, हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं जिस पर सवाल उठे, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका जिक्र होना चाहिए। भारत के यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना, बताइए है कोई कि नहीं नहीं मान है? रहा है। आप खुद सुनिए, आप खुद अपनी यूपीआई कई देशों में यूपीआई लागू की गई है, इंक्लूडिंग फ्रांस, सिंगापुर। एटीएम पे बैलेंस चेक करते हो तो 25 रुपए कटता है। हाँ, ये एक विषय हो आप सकता है। सिर्फ मैं बैलेंस सीधा चेक भट्ट जी करते के हो। पास जा रहा हूं। भट्ट जी, कई सवाल तो हैं अभी भी जो बने हुए हैं, मसलन देखिए विवेक जी भाई, बेरोजगारी, महंगाई, जो एमएसएमई के बंद होने की बात कर रहे हैं, मध्यम और लघु स्वरोजगार या रोजगार या बिजनेस व्यापार। दिक्कत यह है कि जो वीडियो देख के आए हैं हमारे यश भाई, सिर्फ वीडियो तक की बात कर रहे हैं, डेटा उनके पास अपने लगातार। दिक्कत यह है कि आप जब उनको सच का आईना दिखाते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी बीत रही है। अरे भाई, ऐसे आप तथ्यहीन बात क्यों कर रहे हैं? आप तथ्यों की जानकारी रखिए ना, आप तथ्य प्रस्तुत कीजिए ना। किसने नहीं कहा कि तथ्य नहीं बोलिए? आप किस किस क्षेत्र में भारत पीछे है, आप उन्हीं बातों को रखते हैं। इतनी लंबी चौड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ महिलाएं आज जो है सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। महिलाओं की बात करें तो आज उज्ज्वला योजना के तहत कितना गैस सिलेंडर दिया गया, इस पर चर्चा कर लीजिए। महिलाओं को लेकर जो है कौन कौन से उद्यमी योजना चलाए गए, इस पर चर्चा कर लीजिए। आज स्वावलंबी भारत कैसे बन रहा है, उस पर चर्चा कर लीजिए। अर्थव्यवस्था की चर्चा कर लीजिए, इकोनॉमिक की चर्चा कर लीजिए। कौन सा डेटा की बात कर रहे हैं? कहां से चाइना से ये डेटा लाते हैं? अरे भाई, भारत का डेटा तो भारत नहीं देगा ना। दिक्कत यह है कि इन लोगों का आका चाइना में बैठते हैं और चाइना से जो इन्हें आदेश आता है ये उतनी ही बात बोलते हैं। चाइना को प्रोजेक्ट करते हैं भारत में, ये भारत को चीन बनाना चाहते हैं। दिक्कत इन्हें यह है।
अरे भाई, JNK में 370 धारा से क्या आप सहमत नहीं हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ये आप चाइनीज एजेंट बता रहे हैं? ये बहुत गंभीर एलिगेशन है आपका भट्ट जी। नहीं, चाइनीज क्यों नहीं बताएं? बार बार चीन का हवाला देने वाला व्यक्ति किसी देश के एक जिम्मेदार पार्टी का प्रतिनिधि बनकर चैनल पर ऐसी ऐसी बातें परोसेगा तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है ये। क्यों नहीं कहा जाएगा चाइना के आप एजेंट है? इसमें कौन सी बात अलग है भाई? ये कुछ मानने को तैयार है क्या? इकोनॉमी जो है 10वें से 4थे नंबर पर आ गई और दोगुनी वृद्धि हुई है, ये मानने को तैयार है क्या? आज पूरे विश्व में भारत के अर्थव्यवस्था का और भारत के नेतृत्व का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में डंका बज रहा है नेतृत्व का, ये उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? अरे वो भी देश था जब इनके प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं थे, और आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, अरे हम लोग बोल रहे हैं ना। आप कौन से प्रेस की बात कर रहे हैं? चाइना के प्रेस से आपको जानकारी मिल रही भारतीय अर्थव्यवस्था का? ये तो सबको मालूम है कि इटली और चाइना से आप देश चलाना चाह रहे थे। ये किसी से छिपी हुई नहीं है मेरे मित्र। यश जी को कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा में रहने की आवश्यकता है। इनको अभी और जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लगातार जब डेटा इनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो इनकी बौखलाहट बढ़ जाती है। अरे भाई, दास्ता से बढ़कर अब आगे बढ़ गई है देश। यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? लोग कर रहे हैं। इसके बाद में बादशाह आलम धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। यश, बौद्धिक गुलामी से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। 2047 में विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेके मैं LAC तक जाने को तैयार हूं। अगर चीनियों ने इसको मुझसे पहले पहचान लिया तो वही मारूंगा इसको उनके सामने। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये क्या, ये किस तरह की बात है? नहीं, ये किस तरह की भाषा है? ना, ये डिबेट की भाषा नहीं हो सकती भाई साहब। नहीं, आप माफी मांगिए यश श्रीवास्तव। ये मारने पीटने वाली बात क्या है? नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि भाई पाकिस्तान की पिटाई हुई है, पूरा देश कह रहा है। आप कह रहे हैं भाई पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हम नाकाम हुए हैं। ये बात तो चाइना भी कह रहा है। वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप एलिगेशन का जवाब काउंटर अटैक दीजिएगा ना। आप मारने मुरने की बात कैसे करने लगे? नहीं, ये मारपीट, आप ये हिंसा की बात कैसे करेंगे आप? नहीं, ये नहीं सुनूंगा मैं। राजनीतिक नहीं। अरे नहीं सुनूंगा। आपने प्रधानमंत्री के लिए कौन सा शब्द का, आपने प्रधानमंत्री के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? ये राजनीतिक वक्तव्य है क्या? नहीं, आपको माफी मांगनी होगी यश। ये गलत बात है। ये मारपीट की बात डिबेट में नहीं कर सकते हैं। मारपीट की बात डिबेट में नहीं कर सकते हैं। और ये मुझे चीनी बोल सकता है? अरे एलिगेशन लगा रहे हैं आप, एलिगेशन का जवाब दीजिए ना। अरे भाई, मैंने वो एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, तो आप चीनी थोड़ी हो गए। मतलब आपने प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री के लिए शब्द उपयुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री को किसने हक दिया आपको? नहीं भाई साहब, देखिए, टेम्पर लूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। डिबेट में कामनेस का परिचय देना होगा आपको। मैं बार बार ये कह रहा हूं। आपने पहले प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपने को पैनलिस्ट के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मारपीट की बात की आपने। नहीं है, ये मुझे चीनियों का रिश्तेदार बोल रहा है विवेक। मैं बार बार बता रहा हूं आपको चीन का एजेंट बताया गया, एलिगेशन लगाया गया आपके ऊपर। आप उसको काउंटर कर सकते हैं ना। तो मैं कुछ भी सुन लूं? क्यों आप प्रधानमंत्री के लिए क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले? किसी ने आपको कुछ कहा? से तो हम जिम्मेदारी मांग रहे हैं। तो जिम्मेदारी की बात करेंगे ना। आपने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था? प्रधानमंत्री को मैंने चीनी कहा क्या? नहीं, उसके पहले क्या कहा था आपने? कि प्रधानमंत्री चीन में है। प्रधानमंत्री, अरे भाई साहब, उसके पहले क्या कहा था आपने? डॉनल्ड ट्रंप को लेकर आप क्या क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तो आप बोले। इसमें किसी ने मारने पीटने की बात क्यों नहीं की ना? यश श्रीवास्तव, इस पे किसी ने मारने पीटने की बात नहीं की ना। सबने काउंटर शब्दों से किया होगा। सबने फैक्ट से ही काउंटर किया होगा। इसने मेरे बड़ों को चीन का बताया है विवेक। चाहते हैं डिबेट करने आए हैं या धमकाने आए हैं? तो तुम कहां पे आए हो? तुम कौन होते हो मुझे चीनी बताने वाले? मैं आपको तुम नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे ये संस्कार नहीं। अरे संस्कार अपने पास रखो, समझे? तुम्हारी पार्टी में कौन बैठा है? वो अपने खुद के पिताजी की फोटो लेकर रीटेक करने वाला। संस्कार रहने दो तुम। इस तरह की भाषा मैं बार बार कह रहा हूं यश श्रीवास्तव, प्लीज मत कीजिए ऐसा। डिबेट की गरिमा, डिबेट की मर्यादा बनाकर रखिए। आपको कोई चीनी एजेंट आरोप लगा रहा है तो आप उस पर जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। को पैनलिस्ट के साथ आप मारपीट की बात नहीं कर सकते, तुम ताम करके भी बात नहीं कर सकते हैं।
मैं धर्मेंद्र सिंह जी और बादशाह आलम जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बेशक कुछ खामियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी जिस पर अभी भी काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए विवेक जी, हमें थोड़ा समय दीजिए कि 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जी। जैसे जब आप मेकिंग इंडिया की बात करते हैं तो आपका अचानक चाइना और अमेरिका से लगातार इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, ये बड़ा गंभीर सवाल है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं इकोनॉमी बहुत बढ़ गई, तो मैं डाटा दे रहा हूं, आपका पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जीडीपी रैंक के हिसाब से 143rd इन ग्लोबली ऑन 35th ऑफ एशिया में। इंडिया पर कैपिटा इनकम जीडीपी 2025 प्रोजेक्टेड करंट प्राइसेस करंट रैंकिंग 143rd आउट ऑफ 194 इकोनॉमीज। और पीपीपी की जो इकोनॉमी जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो रैंकिंग 125th ग्लोबली एंड 35th इन एशिया। अगर ये अगर मजबूत हुई तो पर कैपिटा इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक केवल वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी से इतने बड़े देश के किसकी आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सरकार, आपने कहा हर घर जनधन खाता खुलाया गया, आपको मैं एक केवल 22 से 24 के बीच में 8,500 करोड़ रुपए बैंकों ने मिनिमम चार्ज के नाम पर काट दिया। वो किसका पैसा था जरा पूछिएगा, किस अंबानी अडानी का पैसा था जो मिनिमम बैलेंस के नाम पर, केवल मिनिमम बैलेंस और ट्रांजैक्शन चार्ज ये बैलेंस चार्ज ये नहीं, मिनिमम बैलेंस के नाम पर खातों से जीरो बैलेंस खाते खुलवा करके, जनधन खाते खुलवा करके 8,500 करोड़ रुपए बैंकों ने काट लिया, गरीबों के पेट पर लात मार दिया। अब मैं आता हूं इनके जो इन्होंने वादा किया था जो पूरे नहीं हुए 11 साल में। मैंने पहले कहा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के हिसाब से 45 सालों में 17-18 मोदी जी के कार्यकाल में 45 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर तक बेरोजगारी दर रही, जिसमें अधिकांश नौकरियां चली गई, अस्थायी नौकरियां मिली या संविदा पे नौकरियां मिली, अस्थायी वेतन अस्थायी नौकरियां नहीं मिली। जबकि उस दौरान इन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस सवाल का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। किसी एक व्यक्ति को मिला हो तो बताए, बाद में इसको सरकार ने जुमला कह। इन्होंने कहा था, आपको याद होगा, सिलेंडर लेकर के टहलते थे सारे बड़े नेता इनके मिनिस्टर के 14 के पहले, थोड़ा सा फ्लैशबैक चले जाइए, सब्जी की माला पहन के टहलते थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के टहलते थे। वो कहते थे कि आम आदमी की राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर, तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल, आप बताइए उनकी क्या स्थिति है। 400 सिलेंडर 1100। चलिए, ये सवाल आपके, देखिए सवाल आपके तार्किक हैं, समझ में आ रहे हैं, तो इस तरह के मैं कह रहा हूँ, प्लीज क्या मैं जवाब ले लूं, समय सीमित है। अनंत अमित जी आपको जवाब दे रहे हैं, अनंत अमित जी आपको जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल आगे धर्मेंद्र जी, आपके सवाल तार्किक थे, आपको बीच में नहीं रोका मैंने। अब अनंत अमित से जवाब ले लेते हैं। अनंत अमित जी। विवेक जी, धर्मेंद्र जी जिस तरीके से जो आंकड़ा बता रहे थे, पता नहीं हमने वो आंकड़ा कभी पढ़ा नहीं। आपने 15 लाख की बात कही, हमारी सरकार या हमारे दल के किसी भी नेता ने 14 के चुनाव में ये कभी नहीं कहा कि हम हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। ये पहले ये जुमला आप लोग का था, ये ओपोजिशन का बात था, वो आज तक वो कहते आ रहे हैं। आप ये बताइए धर्मेंद्र जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पे आप चाहे एम्स की बात कर लीजिए, आईआईएम की बात कर लीजिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, इनकी संख्या बढ़ी कि नहीं? निश्चित तौर पे एक आपकी बात में हम और हमारी सरकार दोनों इस बात से सहमत है कि हमने रोजगार के अवसरों को हमने जरूर उस पर हमने पूरा नहीं किया, लेकिन सरकार उसके लिए कृत संकल्प है कि हर युवाओं को नौकरी देना, और नौकरी के नाम पर जिस तरीके से और तमाम, अभी मैं आपके इंडी गठबंधन के दिल्ली में आपको पता है धर्मेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, मैंने आरटीआई में लिखा था, सिर्फ 4 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया था, 4 लोगों को, सिर्फ 4 लोगों को नौकरी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिया था। लेकिन हमारी सरकार ने 2 करोड़ का लक्ष्य था, हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारी सरकार कृत संकल्प है कि हर युवाओं को कैसे नौकरी दिया जाए, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, चाहे एमएसपी के बात और एमएसपी की बात करें, किसानों की बात करें। हमारी सरकार ने जिस तरीके से अभी विवेक जी बता रहे थे, तमाम किसानों के लिए हमारी सरकार जितनी 11 वर्षों में काम की है, अगर किसी भी सरकार ने ऐसी काम की हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक भी ऐसी सरकार नहीं आई जो कि किसानों के प्रति इतने कृत संकल्प होकर काम किया। एमएसपी की बात है, आज जिस तरीके से पूरे देश का किसान, आप बता दीजिए 11 वर्षों में कौन से प्रदेश में किसान ने आत्महत्या किया है, और इससे पहले 11 वर्ष से पहले क्या होता था, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह किसान की आत्महत्याओं का जो सिलसिला था वो हमारी सरकार के आने के बाद वो खत्म हुआ है। ये हमारी सरकार की देन है। और जिस तरीके से आप
और विवेक जी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, गरीबी की बात कर रहे थे। हमारी सरकार ने, हम गरीबी हटाओ का नारा लेकर नहीं चले, हमने कहा कि हम गरीब के कल्याण को कैसे पूरा करेंगे, गरीब कल्याण योजनाओं लेकर आए हैं और गरीबी को मुख्यधारा में जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं बादशाह आलम जी के पास जा रहा हूं। एमएसएमईज की बात की गई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए। 6 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को सहायता मिली है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ा है। यह सरकार का डेटा है। बादशाह आलम जी, एमएसएमईज को लेकर सवाल चल रहा था तो मैं उसका डेटा दे दिया। बादशाह आलम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बादशाह आलम जी। सर, ये सरकार का डेटा है, ये बहुत अच्छा है अगर इसमें इन्होंने खर्च किया है तो, लेकिन इसके वजह से तो नौकरी को जनरेशन होना चाहिए ना, नौकरी क्रिएट होनी चाहिए, रोजगार है ना सर। ये भी डेटा लीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 8 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए, जिससे 60 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। सर ये जो डेटा आप बता रहे हैं ना, ये डेटा इनका एक, ये कहते हैं कि हमारा संकल्प है ये, तो इनके संकल्प का कोई टाइमलाइन तो होता नहीं है। ये संकल्प जितना लेते रहे उसको पूरा करना है कि नहीं करना है। अभी आप एक बात कह रहे थे विवेक जी कि डिफेंस का जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो है हमारा एयर चीफ मार्शल का आया था बयान, आपने भी सुना होगा कि हमारे पास कितने हथियार की कमी है, उसको कौन पूरा करेगा? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या? ये भी तो कहानी बता दो। अगर आप सुनेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि आप जो है आपके पास पता नहीं कौन सी जानकारी है। आप सुनेंगे तो बताइए, मैं बताता हूँ उसकी कहानी क्या है। भाई साहब, 75 देश की आजादी के 75 साल में हमारी टेक्नोलॉजी का आलम ये रहा, बादशाह आलम जी, हमारी टेक्नोलॉजी का आलम ये रहा कि हम एक जेट इंजन तक नहीं बना सके। हम कावेरी इंजन एक जो डेवलप कर रहे हैं उस पर भी काम अभी चल ही रहा है। तो ये सवाल इससे पहले नहीं पूछे जाएंगे। और वो भी जो तेजस MK1 हमें मिलने वाला था, उसके इंजन अमेरिका ने देने से इनकार कर दिए। अरे तो अमेरिका तेजस के इंजन देने से इनकार किए तो हम और जगह से इंजन नहीं ले सकते? आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया ये क्या? अरे भैया, कोई आलू और टमाटर की दुकान थोड़ी हो रही है कि अभी इससे करार कर कल उससे करार कर लें। इसमें टाइम लगता है ना सर। आपके यहाँ इस पर जैसे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमारे पास 18 स्क्वाड्रन है, कितने है? 18 है, चाहिए कितने? 32। अब ये बताइए कहां से आएंगे ये? इस पर कुछ काम हो रहा है क्या? इंजन नहीं दिया अमेरिका तो अमेरिका जिम्मेदार हो गया? अरे तो जिसके साथ करार हुआ, जिसने इंजन भाई जिसने जेट इंजन लटका दिया, उसकी वजह से फाइटर जेट आपके तैयार ही नहीं हो पाए। ये बेसिक फैक्ट है बादशाह आलम जी, ये इनको आपको समझना होगा। ये दूरगामी नीतियों का नतीजा होते हैं। कोई भी चीज रातों रात नहीं होता। आपके बाद आजाद हुआ चाइना 1949 में, और 1970 तक चाइना की जीडीपी और भारत की जीडीपी लगभग बराबर थी, दोनों की इकोनॉमी भी लगभग बराबर थी। तो ऐसा क्या हो गया कि 30 साल में चाइना जो है वो रॉकेट हो गया और हम वहीं के वहीं जो है वो पत्थर घिसाई करते रह गए। हम अगर अभी आप चाइना का मिसाल दे देना तो आप हमें चाइनीज बता दोगे। अगर चाइना का नाम कहीं कंपेयर कर ले कोई, आज चाइना अपने को अमेरिका से कंपेयर कर रहा है और हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? अपने को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। लानत है हम लोगों को। नहीं, हम जापान से ऊपर इकोनॉमी के मामले में क्या बात कर रहे हैं? किसने पाकिस्तान से कंपेयर किया? भाई आप लोग करते हो, हमारा पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है। आज चाइना के गलियों में व्यापार की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। हम लोग 11 साल से मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। 100 से अधिक यूनिकॉर्न जो है वो इंडिया में $1 बिलियन से अधिक के मूल्य के स्टार्टअप बन गए हैं। डिजिटल और टेक आधारित स्टार्टअप से युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये काम क्या पहले नहीं हो सकते थे? आप जब 11 साल के काम का हिसाब देखते हैं तो ये तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास ऐसा नहीं 14 के बाद से ही विकास पर बात होनी शुरू हुई है। विकास की प्रक्रिया 47 के बाद से शुरू हुई और 47 के बाद से ही सतत प्रक्रिया विकास की चलती है। सभी सरकारों की इसमें भागीदारी रही होगी, किसी की कम, किसी की ज्यादा, लेकिन हर सरकार की भागीदारी अगर ज्यादा होती, अच्छी होती, भ्रष्टाचार मुक्त होती, तो शायद हमारे देश की तस्वीर कुछ और होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहिए, फिर मैं राजेश भट्ट जी के पास जा रहा हूं। ये 11 साल का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम 11 साल की बात कर रहे हैं कि 11 साल के अंदर इन्होंने क्या क्या किया। 11 साल में आपको पता है कितने आतंकी हमले हुए? ये 11 साल के अंदर ही आता है कि नोटबंदी इन्होंने कर दी, और नोटबंदी के बाद इन्होंने क्या कहा था कि सारे टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे, धारा 370 हटा दिया। टेररिस्ट आज भी वहां बैठे हुए हैं। ये कहाँ गया? इनके वादों का कोई वो है कि पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये 11 साल में इन्होंने क्या नहीं किया है? सारे इंस्टीट्यूशन पर इलेक्शन कमीशन। राजेश भट्ट जी, जल्दी से राजेश भट्ट जी, आरजेडी के सवाल पर आपका जवाब।
फिर मैं बीजेपी कांग्रेस के पास जा रहा हूं। राजेश भट्ट जी, देखिए, दिक्कत यहाँ ये है विवेक कि सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को क्या जगा। भाई, जिसके चश्मे के नंबर ही कुछ अलग है, उन्हें हम कैसे दिखा सकते हैं विकास? ये विकास की बात करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो चाइना और जापान का उदाहरण देने वाले लोग हैं। सिर्फ चाइना का डेटा ये लोग लेके यहाँ बैठते हैं, और चाइना का जो है, अब फिर से कहेंगे कि एजेंट, तो फिर बुरा लगेगा। ये चाइना के एजेंट बन गए हैं लोग। चाइना जो कहता है वही कहते हैं यहाँ देश की मीडिया पे। बड़ा हैरत होती है। अभी हमारे काबिल दोस्त कांग्रेस के जिस तरह से बात कर रहे थे तुम ताम, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के लोग नहीं है, ये वहां से हैंडल होते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। अरे भाई, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कम से कम तथ्य तो प्रस्तुत कीजिए। सपा के हमारे काबिल दोस्त धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो डेटा दिया, वैसा कुछ डेटा इनके पास भी होता तो ये भी बात करते। डेटा क्या है इनके पास? डेटा ये है कि चरवाहा विद्यालय कब बनाया गया, डेटा यह है कि चारा कितना खाया गया, डेटा यह है कि अलकतरा कितना पिया गया, डेटा यह है कि मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम कितनी तय की गई, डेटा यह है कि अपहरण कितना किया गया। बस इनके पास यही डेटा मिलेगा। देश के विकास का डेटा इन्हें थोड़े ना समझ में आएगा। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इनको नहीं दिख रहा है, इकोनॉमी कहां पहुंच गया इन्हें नहीं पता है, घर में कितने लोगों के यहाँ शौचालय बन गए इनको कुछ नहीं पता है। भाई, पता तो तब होगा जब आंखें खोल के देखिएगा। आंख खोलते नहीं है तो दिखेगा कैसा? और जो जैसा नजरिया रखेगा वैसा ही नजारा दिखता है। ये दिक्कत ये है कि विकास पर ये कभी चर्चा किए नहीं है, और विकास पर बात करने का कोई जो है ये समझते नहीं है संदर्भ। जी ठीक है, कांग्रेस के पास जा रहा है। आप कह रहे हैं ऐसे में जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। बस ये परसेप्शन पहले ही से बना के बैठते हैं कि हमें इतना ही बोलना है। चाइना ने हमें आज ही इतना ही कहा है। ये ठीक है, करने वाले लोग हैं, ये उसी संस्कृति से आए हैं। यश श्रीवास्तव जी, विवेक, ये घटिया आदमी आपके सामने अभी मेरी संस्कृति चैलेंज कर रहा है, बार बार हम लोगों को चाइना से एसोसिएटेड बता रहा है। आप मेरे भी दर्ज करता हूं विवेक जी, इनको कह दीजिए अपने शब्दों की मर्यादा में रहिए। इनको शब्दों की मर्यादा में रखने का पहले कर दीजिए। ये कौन से आदमी को बुला दीजिए? ये इस तरह की भाषा, क्या ये मजाक बना के रखा आप लोगों ने डिबेट का? अनंत अमित जी को फुल स्क्रीन पे लीजिए। अनंत अमित जी, फाइनल रिमार्क, क्लोजिंग रिमार्क बताइए। आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो आप डिबेट में मत बैठा कीजिए यश श्रीवास्तव। आपका टेम्पर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर आपके पास फैक्ट नहीं होता है तो फैक्ट पे बात मत किया कीजिए। आपको अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उसको काउंटर कीजिए। कई लोगों को बहुत कुछ बोलते हैं लोग। अनंत अमित जी, आपका फाइनल क्लोजिंग रिमार्क प्लीज। देखिए विवेक जी, जिस तरीके से तमाम लोगों के सुनने के बाद, और आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम सरकारी योजनाएं जाती हैं लेकिन उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती है और बीच में बिचौलिया खा जाते हैं। लेकिन हमारी 11 वर्षों की कार्यकाल में मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि डीबीटी के माध्यम से, बेनिफिट ट्रांजैक्शन के माध्यम से 130 गुना वृद्धि हुई है, और उस लिंकेज को हमने 3.9 लाख करोड़ लिंकेज को, बिचौलियों को हमने खत्म किया है। ये हमारी 11 वर्षों की महत्वपूर्ण एक देन है कि जो बिचौलिए जो बीच में खाते थे, जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था, उसको हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। और जिस तरीके से आज डिबेट में चर्चा कर रहे थे विवेक जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के मित्र हमसे छोटे होंगे, छोटे भाई की तरह है, लेकिन भाषा और मर्यादा का ख्याल रखें। आप नेशनल चैनल पे मैं भी अपील करता हूं अपना तमाम पैनलिस्ट से कि भाषा का ध्यान रखें, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। ये डिबेट आपके कोई ड्राइंग रूम में या आपके पर्सनल रूम में नहीं हो रही, इसे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, इसे हर कोई देख रहा है। इससे आपकी पार्टी परिभाषित होती है, आपकी पार्टी हमारे देश की परंपरा नहीं है, आपकी पार्टी की लाइन परिभाषित होती है, कतई परंपरा नहीं है। बिल्कुल, मैं भट्ट साहब आपकी बात से सहमत हूं कि और ऐसे लोगों के साथ मैं डिबेट करना बहुत लोगों में देखी जाती है, इससे आपके इमेज को भी डेंट हो सकता है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, मैं यही अपील करूंगा। और शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए।